वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कान्हा एंड क्लासेस। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो एग्जाम में आता रहता है, यानी बिलियन वाले चैप्टर से आया है। यानी सेकंड जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट भाग का और 12th क्लास का है। उसमें मेरा लास्ट वाला जो लेक्चर रह गए थे उसमें 2 लेक्चर और रह रहे हैं इसमें, और उसमें मैं अणुसंघ के गुणधर्म के बारे में बताऊँ। उसके 4 पार्ट बताए मैंने इसमें। यहाँ मैंने ग्रीन बोर्ड पर यहाँ पे नोट डाउन भी किया हुआ है। सबसे पहला हमारा जैसे गुणसंघ के गुणधर्म, अणुसंघ के गुणधर्म यानी अणुओं के बारे में मुझे क्या नॉलेज लेनी है, इसमें अणुओं के बारे में जानकारी प्रदान करनी है। उसके बाद में वाष्पदाब बनाना आएगा, उसके बाद में क्वथनांक भी है। मैं वाष्पदाब और क्वथनांक को कंप्लीट कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। और अगले वाले लेक्चर में आ जाएगा तुम्हारा हिमांक का अपनमन क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है। इस तरह 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा और यहीं पे तुम्हारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और जो भी इस चैप्टर में तुम्हें परेशानी होगी वीडियो को देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है किस तरीके से कोई क्वेश्चन हो तो उसको डाल देना, मैं उसको सॉल्व आउट करा के फिर वीडियो डाल दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहला है अणुसंघ गुणधर्म। तो अणुसंघ गुणधर्म क्या होता है, ऐसा विलयन, समझ में आ रहा है। इसमें आप परिभाषा लिखोगे तो अणुसंघ गुणधर्म ऐसा गुणधर्म जहां मैं विलयन के बारे में केवल अणुओं की संख्याओं को इधर से उधर रखूंगा और समान है, असमान है, ज्यादा है, कम है, उस तरीके से बारे में जानकारी दूंगा तुम्हें। अगर परिभाषा बोलेंगे अणुसंघ का अर्थ क्या होता है, अणुसंघ गुणधर्म का अर्थ होता है मैं विलयन के अंदर कितने अणुओं की संख्या है और उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो अर्थ यही होता है कि अणुओं की संख्याओं, अणुओं की लिख लेना इसको, अणुओं की संख्याओं के बारे में जानकारी लेना, के बारे में अध्ययन करना, ऐसे लिख लो आप। ये तुम्हारा थोड़ा सा सरल भी पड़ेगा और तुम्हें याद भी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अणुओं की संख्या के बारे में अध्ययन करना, ठीक है, या अणुओं की संख्याओं के बारे में जानना अणुसंघ के गुणधर्म कहलाता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो तुम्हारा वाष्पदाब अवनमन दे रखा है ना, इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहली मोस्ट हेडिंग है इसमें कि वाष्पदाब का अवनमन क्या होता है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे वाष्पदाब का अवनमन। इसका अर्थ क्या होता है कि किसी वाष्पदाब में कमी होना। अवनमन का इसमें अर्थ है तुम्हारा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया अवनमन, और अवनमन का मैं अर्थ दूसरी भाषा में कहूँ तो इसमें होती है कमी, ठीक है। किसी विलयन का वह वाष्पदाब, समझ में आ रहा है, किसी विलयन का वह वाष्पदाब जिसके अणुओं की संख्याओं में कमी, अणुओं की संख्याओं का वाष्पदाब में कमी आती है। किस में आती है, अणुओं की संख्याओं के कारण वाष्पदाब में कमी आ जाती है। जैसे में उसमें अणु होंगे, मोल होंगे उसमें, और मोलों के कारण जितना उसमें कमी आएगी ना वाष्पदाब में, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, वाष्पदाब अवनमन कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरे पास, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे केवल एक ही के बारे में पढ़ना है जो है वाष्पदाब का अवनमन। यहाँ पे तो मैं कमी बता दिया, वो ठीक है। देखो मेरे पास एक कंटेनर दे रखा है, ये पात्र है मेरे पास, देखो ये वाला पात्र है मेरे पास इस तरीके का, और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हारा जल भरा हुआ है। अच्छा, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा, इसमें ठोस है और प्लस द्रव्य है ये, ठीक है। इस तरीके का सॉल्यूशन है टोटल, ठीक है। टोटल क्या है, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जो तुम्हारा ठोस है सॉलिड है, द्रव्य लिक्विड है, इसके बारे में दोनों को मिलाते हैं। ठोस तुम्हारा इसमें विलय रहेगा, इसमें मेन चीज तो यह है, इसमें ठोस रहेगा तुम्हारा विलय, ठीक है। जैसे विलय है तुम्हारा, विलय को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, सॉलिड, ठीक है। सॉल्यूट होता है ये, और सॉल्यूट जो है वो कैसा पदार्थ है, मेरा ठोस पदार्थ है। और जो लिक्विड फॉर्म में है तुम्हारा जो द्रव है, ये तुम्हारा बेटा विलायक रहेगा। ये मुझे विलायक की फॉर्म में लेना है, और विलायक को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। विलायक को क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट। अगर दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो एक सॉल्यूशन निकल के आ जाता है, ठीक है। अब हमें चेक करना, मेरे पास एक कंटेनर दे रखा है और उस कंटेनर में मेरा क्या है, द्रव है, ठीक है। क्या है मेरे पास, द्रव दे रखा है, और वो भी शुद्ध द्रव है। कैसा द्रव है, शुद्ध है, ठीक है। अब मैं शुद्ध द्रव यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया शुद्ध द्रव। जब इसका जो आंशिक दाब बनेगा ना, ये ऊपर से बंद है, जैसे इसमें दाब बनेगा इस तरीके से बना, ये तुम्हारे जो बुलबुले दिखाई दे रहे हैं ये तुम्हारे गैस के हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या दाब है, शुद्ध जल का दाब। तो बेटा मैंने तुम्हें राल्ट के नियम में बताया था, शुद्ध मैंने माना यहाँ पर P1 नॉट मान लिया, ठीक है। इसको नोट करूंगा। जो तुम्हारा अंश के रूप में तुम्हें दिखाया ना बुलबुली टाइप में P1 नॉट है ना,
इसको जो अंश वाला टाइप होता है उसको नॉट बोलते हैं, P1 नॉट। समझ में आ रहा है? जो मेरा पहले वाले कंटेनर में जो द्रव है उसका जो दाब बन रहा है ना, वाष्प दाब, वो मैंने मान लिया P1 नॉट। ठीक है, अब मैं इस वाले ही पात्र में एक क्या डाल दूंगा, देखो ये तो मेरा विलायक हो गया। क्या है मेरा, ये विलायक है, यानी अधिक मात्रा में या 2 लीटर ले लो, 3 लीटर ले लो, इस तरीके से मैं जल ले लिया। अच्छा, दूसरा क्या है मेरा, ठोस। ठोस किसका कार्य करेगा, विलय का कार्य करेगा। यानी ठोस ऐसा पदार्थ हो कोई, जैसे तुम्हारा NaCl हुआ है ना, कण ले लो NaCl की, NaCl बोलो तो नमक। दूसरी बात है, दूसरा तुम्हारा AgCl। इस तरीके तुम्हारे अवाष्पशील ठोस होंगे। कैसे होंगे, अवाष्पशील ठोस पदार्थ हैं। अवाष्पशील ठोस पदार्थ बोलते हैं बेटा। मैंने इसमें ले लिया ठोस को, और ठोस क्या ले लिया मैंने, NaCl ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, NaCl। अब चेक करना, अगर इसमें क्या है, ये वाष्पित हो रही है कोई संख्या, क्या हो रही है, ये जो जल है ना ये वाष्पित हो रहा है ऊपर की तरफ इस तरीके से। अब इसमें तो और कोई तो विलयन है नहीं भाई, इसमें और कोई तो पदार्थ है नहीं। समझ में आ रहा है, और कोई पदार्थ नहीं है, तो ये वाष्प हो रहा है, बिल्कुल फ्री हो रहा है। इसके ऊपर ना तो कोई दबाव है, ठीक है, ना इसमें कोई दूसरा है। जितना हम टेम्परेचर देंगे जल के अकॉर्डिंग, जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर होता है जल का, और जैसे मैं 100 डिग्री टेम्परेचर उसको क्या करता हूँ, वाष्पन करता हूँ, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, यानी सब कुछ वाष्पित होने लगेगा। इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। अब जैसे ही मैं इसमें पात्र में, जैसे इस पात्र में मैंने NaCl मिला दिया, जो कि एक अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ है, अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ है। जैसे मैंने यहाँ पे एक कंटेनर और बना लिया, समझने के लिए देखो यहाँ पे मैंने एक और बना लिया, इससे आप समझो। ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा जल हो गया, इस तरीके तुम्हारा एक कंटेनर और है। ठीक, अब ये तो तुम्हारा केवल जल था, इसमें वो भी एक विलायक था, जो ज्यादा मात्रा में रखा, ज्यादा क्वांटिटी है, वो विलायक है। अब ये भी तुम्हारा विलायक है, लेकिन इसमें मैंने मिलाया क्या, NaCl मिला दिया, सोडियम क्लोराइड मिला दिया, जो कि इसको हम बोलते हैं अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। ठीक है, और जो कि ये क्या ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में कण है, उसको मैंने उसमें डाल दिया। कितना भी डाला मैंने, माना 10 ग्राम डाल दिया, 20 ग्राम डाल दिया, जैसे मैंने उसमें डाला तो इसमें कमियां आती हैं बेटा। किस तरह की कमियां आएंगी, जैसे मेरा इसमें वाष्पन क्रिया हो रही थी, इसमें कोई रुकावट नहीं थी। अब मैंने इसमें जल, उस जल में क्या डाल दिया, नमक, और नमक डालने के बाद उसमें क्या आ गया, वाष्पन क्रिया विधि में वाष्प दाब में कमी आ गई। पहले तो बहुत स्पीड से हो रहा था, उसमें कोई रुकावट नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर डाला, इस तरीके से इसमें नमक के ऊपर ऊपर तलों पर क्या आ गई, नमक के कण आ गए। भाई उसमें घुलेगा तो कुछ ना कुछ तो घुलनशील होगा, घुलनशील हुआ, इसमें नमक के ठोस पदार्थ हैं, ठोस कण हैं, तो क्या करेगा, यहाँ से तो मान लो ये तो वाष्पित हो रहा है कोई चीज, जैसे यहाँ से अगर ये वाष्पित हो रहा है तो रुकावट क्या आएगी, इसमें सोडियम क्लोराइड के कणों की रुकावट आएगी। इस पे क्या था, इस पे जो परत थी, धीरे धीरे चलाया करता हूँ, जो परत थी, समझ में आ रहा है, परत थी, इस पे तो जल की परत थी, तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा था, वाष्पन हो रहा था, फ्री हो रहा था। अब इसमें क्या गया, जैसे मैंने इसमें नमक डाल दिया तो इसके ऊपर वाली परत पर क्या आ गया, अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ आ गया, जो कि क्या है, NaCl है, नमक है। तो इसलिए इसके वाष्प में क्या आएगी, कमी आएगी, क्या आएगी, इसमें कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है ये भी क्या हो रहा है, वाष्पन हो रहा है, हो तो रहा है, देख लीजिए कम हो रहा है वाष्प, इसमें क्या हो रहा है, वाष्पन जो है कम हो रहा है, वाष्प दाब कम हो रहा है इसमें। कैसे कि भाई जो मेरा इस तरीके से देखो, यहाँ एरो के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि जी मेरा एरो कहाँ जा रहा है, कण के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी यहाँ से जो क्रिया हो रही है वो क्रिया को कौन रोक रहा है, नमक का कण रोक रहा है, नमक का कण रोक रहा है, यानी ये स्वतंत्र नहीं है, तो इसकी वाष्पन में कमी आ जाती है। और इसको मैं मान लेता हूं P1, क्या मान लिया मैंने, P1 मान लिया। अब चेक करना इनमें से सबसे छोटा है सबसे बड़ा कौन सा है, चेक करो कि जैसे P1 नॉट और P1 दोनों में, इसमें क्या था, जल्दी जल्दी वाष्पन क्रिया हो रही थी, इसमें क्या है, बहुत कम वाष्पन क्रिया हो रही है, इसमें मुझे टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। सपोज दैट आप घरेलू सिस्टम ले लीजिए, जैसे मैं चाय बनाता हूँ, आपने घर में क्या बनाई, चाय बनाई, और चाय में देखो पहले तो मैंने जल को उबाल दिया, उबालने के बाद उसमें चीनी डाल दो, शक्कर डाल दिया, और शक्कर डालने के बाद क्या हो जाता है, जल एकदम से नीचे की तरफ बैठ जाता है, वाष्पन क्रिया कम हो जाती है। चाहे वो तुम गैस पर कार्य करो या फिर किसी भट्टी चूल्हे पर कार्य करो, समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाता है, उसकी वाष्पन क्रिया उबलना कम हो जाता है कि नहीं हो जाता, क्यों, क्योंकि उस पर जो परत आ गई है ना, वो चीनी की परत आ गई। अब वो चीनी की परत है ना, वो टेम्परेचर लेगी, ले रही है,
तो इसमें बेटा टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, इसमें टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक है। इसमें टेम्परेचर कम चाहिए, बाष्पन क्रिया अधिक होगी, इसमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए और बाष्पन क्रिया कम होगी। समझ में आ रही है, इसकी वाष्पता में कमी आ जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P1 नॉट, यहाँ पे लिख सकते हैं P1। इसमें से वाष्प दाब किस में ज्यादा है, देखो वाष्प दाब इसमें ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, तो बड़ा कौन सा होगा, ये बड़ा होगा। कमी किस में आ रही है, P1 में कमी आ रही है, इसका मतलब छोटा कर दिया। इस रिलेशन को समझना है तुम्हें, ठीक है। अच्छा, हमको अणु संख्या, जैसे अणु संख्या गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अणुओं की संख्याओं के बारे में जानकारी लेनी है, यानी मोलों के बारे में। मोलंस क्या चीज होती है, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने मोलंस ले लिया, सपोज दैट बेटा मेरा मोलंस है तुम्हारा, यहाँ देखो आप, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया x1 क्या तुम्हारा मोलंस है, मोलंस है, ठीक है, ठीक है। पहले पदार्थ के लिए क्या है, पहले कंटेनर के लिए x1, ठीक है, पहले कंटेनर, दूसरे कंटेनर के लिए क्या है x2 ले लिया। ये भी तो तुम्हारा मोलंस है, दोनों के दोनों क्या है मोलंस हैं, लेकिन दोनों के दोनों पात्रों के लिए मेरा ये पहला पात्र है और ये मेरा क्या दूसरा पार्ट। पहले पात्र के लिए ये वाला और दूसरे के लिए ये वाला, दोनों के दोनों मान लीजिए, समझो। x1 वाला मैंने मोल अंशों की संख्या, ये अणुओं की संख्याओं के ऊपर निर्भर करता है। दूसरे वाले कंटेनर में क्या है, दूसरे वाले में दूसरा माना, इसमें x2 मान लिया, ठीक है। मोलों की संख्या क्या माना, मोल अंश, मोल प्रवाह, मोल भिन्न क्या माना मैंने, x2, ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी पिछले वाले लेक्चर में कि जैसे तुम्हारा एक मोल, दो पदार्थों के मोल अंश होते हैं, निकल के आते हैं, मोल प्रवाह जब निकल के आते हैं उनकी वैल्यू आती है 1, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं तो 1 आती है, तो मैं यहाँ पर कर लूंगा x1 प्लस का x2, दोनों को मैं अगर मिला दूंगा तो मान आता था वहां पे 1, इस तरीके का। दोनों के मूल अंशों को मैं जोड़ दूंगा तो वैल्यू आएगी 1, ठीक है। और मेरे पास दोनों के लिए निकालना है, एक तो तुम्हारा विलय का मूल अंश है और दूसरा विलायक का है, ठीक है। अब चेक करना, अब मैं किसके प्रोपोर्शनल लिख दूंगा, इसको समानुपाती किसके लिख दूंगा, समानुपाती किसको लिखना है, इस वाले कंटेनर के समानुपाती लिखना है। जैसे P1 प्रोपोर्शनल x1, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी जो P1 क्या माना था, ये वाला, ये तो हमारा विलयन है टोटल, ये टोटल विलयन है, ये तो मेरा क्या था विलायक था, और ये तुम्हारा विलय है, क्या ये तुम्हारा क्या है विलय है, और दोनों को मैंने मिला दिया तो विलयन बना। अब देखना ये विलयन जो है मेरे P1 है, क्या है मेरा ये विलयन P1, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा P1, ये P1 क्या मेरा विलय है, ये क्या मेरा विलयन है पूरा टोटल। ये सॉल्यूशन लिख लो यहाँ पे, इंग्लिश में लिख लो यहाँ पे सॉल्यूशन, हिंट के लिए समझ में आया। यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें देखो वीडियो में आ रहा है कि नहीं, कंप्लीट आ रहा है, नहीं आ रहा नीचे वाला। अच्छा, तो ऊपर मैं इसको साफ कर लेता हूँ बेटा, यहाँ तक नीचे नहीं आ रहा तो ऊपर साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो मैं इसको यहाँ से जगह ले लेता हूँ इस तरीके, इसको साफ कर दिया मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पे ले लिया मैंने, देखो जैसे मेरा ठोस है, ये तो हमारा विलय है, ये तुम्हारा विलायक है, दोनों को मेरा विलयन बना। और विलयन तुम्हारा क्या है P1 है, और P1 किसके ऊपर निर्भर करता है, विलयन किसके ऊपर निर्भर करता है, विलयन में उपस्थित उसके मूल प्रभाजों की संख्याओं के ऊपर निर्भर करता है। समझ में आ रही, जो विलयन है टोटल वो किस पर निर्भर करेगा, उसमें उपस्थित मूल प्रभाज या मूल भिन्न या मूल अंश के संख्याओं के ऊपर ही निर्भर करेगा। तो ये क्या है तुम्हारा x1, x1 क्यों लिया, x2 क्यों नहीं लिया, x2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि x2 का जो मूल अंश है ना वो इसका है, जो कि इसका कोई इसमें कार्य नहीं है, इसका तो कार्य नहीं है। कार्य कौन कर रहा है, NaCl कर रहा है, इसमें वाष्प दाब कौन कम कर रहा है, NaCl वाष्प दाब कम कर रहा है, जल वाष्प दाब कम नहीं कर रहा। जल तो पहले से ही स्वतंत्र था, मैंने जल में नमक डाला तो नमक के कारण ही वाष्प दाब में मेरी कमी आई, नमक के कारण ही मेरे वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है। इस तरीके से कमी क्यों आई, इसका क्या है, देखो ये बड़ा है ना, मैंने लिखा है इसमें बड़ा क्या P1 नॉट, इसलिए तो ये बड़ा है, इसकी वाष्प दाब में अधिकता है, और ये छोटा है इससे, तो इसका मतलब इसमें कमी आ रही है। किस में आ रही है, वाष्प दाब में। वाष्प दाब में कमी क्यों आई, बोलो मैंने इस विलयन में उस वाले के विलायक में क्या डाला, विलय, और जो कि एक विलय था नमक, और नमक क्या होता है ठोस अवाष्पशील विलय पदार्थ, अवाष्पशील विलय पदार्थ होते हैं।
इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा, P1 प्रोपोर्शनल है X1। समझ मारा, यानी जो बिलियन है टोटल वो समानुपाती किसके है, X1 के समानुपाती है। ठीक है, अब मैं इस प्रोपोर्शनल को हटा, यहां तक समझ में आ रहा है ना, इस प्रोपोर्शनल को मैं हटा दूंगा, यानी इक्वल का साइन लगाऊंगा। तो किस तरीके से होगा, देखो यहाँ पे जैसे मैंने किया, जैसे मैं इसको हटाता हूं, यहाँ पे लिखा P1 बराबर, जब मैं एक स्थिरांक ले लूंगा क्या बन जाएगा, P1 नॉट इंटू X1, ये बना तुम्हारा। यहां तक समझ में आ रहा है। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये शुद्ध है, क्योंकि ये क्या है, शुद्ध है। समझ में आ रहा है। अब चेक करना कि मैं इसमें से, इस वाले पात्र में से, जो मेरा फर्स्ट वाला कंटेनर था जो कि एक विलायक था, जो अधिक मात्रा में था, अधिक क्वांटिटी में था, इस वाली क्वांटिटी में से इस वाली क्वांटिटी को माइनस कर दूंगा, तो मेरी टोटल क्या निकल के आएगा, वास्तव में कमी निकल के आएगी। वो कितनी कमी निकली, तो मेरा जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं विलायक हूं, मेरा विलायक है 10 रुपए का और विलेय है 5 रुपए का, कम क्वांटिटी वाला 5 रुपए। अब मैंने जैसे उसको 5 को मैंने खर्च कर दिया, तो मुझे जो मान निकलेगा वो कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ माइनस जो मैंने यूज किया है 1 नंबर, 10 माइनस का 5 इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसी में तुम्हें क्या करना है कि मेरा ये था विलायक, विलायक में से क्या करूंगा, इस वाली को घटा दूंगा, जो मेरी बीच की वैल्यू निकल के आएगी वो तुम्हारी निकल के आएगी अवास्तविक ठोस विलेय पदार्थ की, जो तुम्हें वास्तव में कमी आ रही है। ठीक है, तो इसमें से क्या घटा दूंगा, देखो P1 नॉट 1 माइनस का P1 हो गया इज इक्वल टू, इसमें से और घटा दोगे आप P1 नॉट माइनस P1 नॉट 1 और X1। यहां तक तुम्हें कंफ्यूज ये लग रहा होगा कि दोनों तरफ क्यों घटाया, दोनों तरफ इसीलिए घटाया, देखो समझो कि मेरा ये तो बिलियन है, बिलियन के वास्तव में कमी कब आएगी, जब मैं पहले वाले से घटा दूंगा तो कमी निकल के आएगी। अच्छा, इसमें से क्यों कमी, इसमें से क्यों घटाया, इसमें से इसीलिए घटाया क्योंकि जो मोलन्स है ना टोटल मेरा, मोलन्स किसका, इसका भी, इसका मोलन्स गुणनफल इसके मोलन्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई को मैं किसमें से घटा दूं, इसमें से। तो जो तुम्हारा टोटल आया है, टोटल को मैं घटा दूंगा इसमें से, तो ये तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, तुम्हारे वास्तव में कमी आसानी से निकल के आएगी। तो अब चेक करना इसको और इसको, देखो ये बेटा ये तुम्हारा क्या है, देखो इस चीज को समझो पहली बार, P1 नॉट, देखो P1 नॉट माइनस का P1, समझो ये क्या है, P1 है, टोटल विलियन है, P1 नॉट क्या है, एक विलायक है, एक क्या है, विलायक है, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, तो क्या निकलने वाला, टोटल निकलने वाला क्या, P4 प्रेशर, प्रेशर क्या है, दाब, दाब बोलो तो इसमें क्या हो रहा है, वाष्पन क्रिया, वाष्पन क्रिया तो वाष्प दाब निकल के आएगा, तो इसमें से मैं कर दूंगा डेल्टा P, क्या कर दिया मैंने, डेल्टा P कर दिया इसका, और बराबर है, देखो यहां से लिख देते हैं आगे, डेल्टा P बराबर, इसमें से कॉमन ले लूंगा बेटा मैं, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो P1 नॉट 1 है कि नहीं, P1 नॉट माइनस का P नॉट 1, ये भी तो है, तो एक जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसमें से एक P1 नॉट को कॉमन ले लूंगा, वेनिस्ट ले लूंगा, तो बन जाएगा 1 माइनस का X1, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, तो मैं यहां से ले लूंगा एक P नॉट 1 माइनस का X1। यहां तक समझ में आ गया, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस इसमें से कॉमन ले लिया है और इसको मैंने टोटल प्रेशर निकाला, टोटल प्रेशर इस तरीके से निकलेगा, मेरा कुल वास्तव क्या है, कमी कितनी आ रही है, डेल्टा P बराबर P नॉट 1 कोष्टक में क्या आया तुम्हारा 1 माइनस का X1, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अच्छा, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि X1 प्लस X2 बराबर 1 होता है, वो क्यों होता है कि जब मैं किसी दो पदार्थों का मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न निकालता हूं, तो दोनों का उत्तर को मैं ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 1, ठीक, तो 1। अगर मैं इसमें से फंक्शन, बेटा यहाँ तक वीडियो में कंप्लीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से देखो, तो 1 माइनस, इसको मैं क्या करूंगा, उधर ले जाऊंगा, मेरी X2 की तो वैल्यू इसमें है ही नहीं, तो क्या करूंगा, इसमें उधर ले जाऊंगा, तो बन जाएगा ये, इसको ले जाओ उधर, तो X2 बराबर बन जाएगा 1 माइनस का X1, यहां तक ये क्या बन गया, देखो पक्षांतर किया बस मैंने, X1 प्लस X2 पहले था,
मैंने x2 को यहीं के यहीं रखा, इसको मैं उसको ले गया पक्षांतर करके, तो माइनस का बन गया। अब चेक करना, ये वाली जो संख्या आई है ना 1 माइनस का x1, 1 माइनस का जो x1 आ रही है ना, तो उसको मैं कहां पुट करूंगा, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। यस 1 माइनस का x1 की जगह क्या रखना है तुम्हें, x2 रखना है। क्या रखना है, x2 रखना है। तो बेटा यहाँ पे तुम्हें क्या रखना है, देखो यहाँ पे जगह तुम्हारी स्पेस कहाँ बच रहा है इसमें, वहां कर लेना। तो इस जगह आप कर सकते हो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ इसकी जगह क्या देखो, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा डेल्टा p बराबर p01 और यहाँ बन जाएगा x2। ये समझ में आ रहा है, यहाँ तक ये बन गया, बना। बस मैंने वैल्यू को पुट किया है, x2 के बराबर आ रहा है 1 माइनस का x1, इसको मैंने यहाँ इस जगह पुट कर दिया, बस इस जगह, तो x2 बन गया। अब बेटा जो मेरा यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, एक फॉर्मूला निकल के आता है अणसम गुणधर्म के अनुसार, जब तुम्हें क्वेश्चन पूछता है कि बास दाब में अवनमन ज्ञात कीजिए, बास दाब में कितनी कमी आएगी, क्वेश्चन बन के आएगा। तो बास दाब में कमी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना है तुम्हें। यहाँ से बन जाएगा फॉर्मूला कि डेल्टा p, ठीक है, डेल्टा p बटे, इसको नीचे ले जाओ, ये बन जाएगा डेल्टा, ये देखो इसको नीचे ले जाओ, x2 बनेगा और ये बन जाएगा तुम्हारा किसके बराबर, p01 की, इस तरीके से, ठीक है। इसको आप यहाँ तक कर लो, ये तुम्हारा डेल्टा p बटे x2 बराबर p01, इस तरीके से मान आएगा, ठीक है। या फिर इसका तुम प्रयोग कर सकते हो यहाँ पे भी, ठीक है। कर लो इस चीज को, यहाँ पर नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। देखो यहाँ डेल्टा p बटे x2 बराबर p10 इस तरीके का दे रखा है। अगर p0 का मान निकालना है तो इस तरीके से निकलेगा। यहीं से आपको क्या करना है, वैल्यू निकालूंगा किसकी, x2 की वैल्यू निकालेंगे, समझ में आ रहा है, x2 की वैल्यू निकालेंगे, इस वाले से निकालो चाहे इससे निकाल लो। तो देखो यहाँ पे देख लो आप, जैसे तुम्हें दे रखा है डेल्टा p बराबर p01 और x2, अगर x2 की वैल्यू निकालता हूँ मोल प्रभाज का, तो इसमें निकल जाएगा, देखो x2 बराबर बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ से इसको नीचे पहुंचा तो डेल्टा p बटे p01, ये तुम्हारा निकल आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है बास दाब का अवनमन, ठीक है। किस तरीके से कमी आ रही है, किस तरीके से अधिकता होती है बास दाब में। अवनमन का अर्थ यही होता है कि उसमें कमी आना। बास दाब में कमी किसके कारण आ रही है, अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ जो कि क्या है NaCl है, उसके कारण आ रहा है, ठीक है, समझ में। तो आपको आगे वाला जो करना है, दूसरा वाला क्या दे रखा है, उसमें क्वथनांक का उन्नयन दे रखा है। तो क्वथनांक के उन्नयन में मैं यहाँ पे क्या डाल देगा, हेड डाल दूंगा, वो भी आप भी डाल दीजिए, तो उसको सही तरीके से देखना है, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।